ओके एवरीवन तो शुरू करते हैं ईडियम्स फ्रेजेस के सिलसिले को। और आज का हमारा पहला ईडियम है नंबर 203, हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर्स। हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर्स, इसका मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में एवरीवन, बीइंग एंग्री बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, बीइंग एंग्री ये मतलब होता है, बीइंग एंग्री यानी गुस्सा होना, क्रोधित होना। ठीक है, गुस्सा होना या क्रोधित होना बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, है ना। किसी चीज की वजह से गुस्सा होना, किसी ऐसे चीज की वजह से गुस्सा होना जो पास्ट में हुआ है, जो भूतकाल में हुआ है। अब भूतकाल में कुछ ऐसा हुआ जो आपको अच्छा नहीं लगा, उसकी वजह से आप अभी भी गुस्सा है, तो इस चीज को इडियम के फॉर्म में कहा जाता है हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर्स, है ना। आइए इस इडियम को एक एग्जांपल में यूज करते, मीनिंग और क्लियर होगा। देखिए, ही हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर्स फॉर नॉट बीइंग बोर्न इनटू अ रिच फैमिली। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस का मतलब हुआ क्योंकि वो एक अमीर परिवार में नहीं जन्मा है, क्योंकि वो एक अमीर परिवार में नहीं जन्मा है ना, उसको इस बात का अभी तक गुस्सा है, मलाल है, नाराजगी है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यूज हुआ है हैव अ चिप ऑन हिज शोल्डर्स इस एग्जाम्पल सेंटेंस में। ठीक है, अब ये जो इडियम है, ये जो मुहावरा है ना, उसके बनने के पीछे की स्टोरी को सुने, उसके बनने के पीछे क्या कहानी है ना, उसके इस मीनिंग से क्या कनेक्शन है। क्योंकि शब्दार्थ तो इसका कुछ और है, अब भावार्थ तो इसका कुछ और है। शब्दार्थ है कि अपने शोल्डर्स पर, अपने कंधे पर एक चिप होना, लकड़ी का एक टुकड़ा होना, तो इसका क्या कनेक्शन है गुस्सा होने से। तो बात पुराने जमाने की है, पुराने दिनों की है एवरीवन, जब किसी को अगर फिजिकल फाइट करना होता था, है ना, शारीरिक लड़ाई, द्वंद्व लड़ना होता था, तो वो अपने शोल्डर पे, अपने कंधे पे चिप लेके घूमता था। ठीक है, और वो चैलेंज करता था, वो चुनौती देता था, है ना, जो उससे लड़ना चाहता था वो चुनौती देता था कि जो कोई भी उसके कंधे के उस वुड चिप को नॉक ऑफ कर देगा, वो उसको हरा देगा, वो उसको जीत जाएगा। तो बस क्या था, अब वो जो प्रैक्टिस था, वो जो प्रथा थी, वो पर्याय बन गई किसका? गुस्सा होने की, क्रोधित होने की। मतलब आप गुस्सा हैं, क्रोधित, इतने गुस्से क्रोधित है कि लड़ने पर भी उतारू हैं आप। आगे बढ़ते हैं, इडियम नंबर 204 है एवरीवन, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। देखिए, पाई का मतलब कचौरी समझ सकते हैं आप, केक समझ सकते हैं आप, खाने वाली एक चीज है, डिश है, व्यंजन है। और इसका शब्दार्थ क्या होगा कि हर पाई में, हर कचौरी में, हर केक में आपकी उंगली होना। ठीक है, ये शब्दार्थ हुआ। अब इसका भावार्थ क्या होता है एवरीवन? टू बी इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। तो हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब सिंपल वर्ड में होता है टू बी इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड होना, शामिल होना। ठीक है, शामिल होना बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज में, बहुत सारे अलग अलग कार्यों में, कामों में क्या होना? इन्वॉल्व होना, शामिल होना। ये मतलब होता है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का। अब इसका कनेक्शन समझिए, शब्दार्थ और भावार्थ का कनेक्शन समझिए, उसके बनने के पीछे की कहानी सुनिए। तो ये उस आइडिया से आता है, ये उस आइडिया से आता है एवरीवन कि अगर आप ग्रीडी हैं, लालची हैं, है ना, अगर आप चटोरे हैं, आप मतलब बुरा मत मानिएगा, आप या कोई भी चटोरा है, अगर उसको खाने का बड़ा शौक है, तो अगर उसको एक से ज़्यादा पाई, एक से ज़्यादा केक, एक से ज़्यादा कचौरी खाने का मन कर रहा है, तो सबको टेस्ट करने के लिए उसकी उंगलियां हर केक में, हर पाई में घुसेंगी। तो हर केक में उसकी उंगलियां हैं, मतलब हर केक को, हर पाई को, हर कचौरी को उसने टेस्ट किया है। तो यहाँ पे जो पाई है एवरीवन, वो प्रतीक है किसका? एक्टिविटी का। हर एक्टिविटी में, है ना, वो शामिल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ही वेरी मच लाइक्स टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। अब बात हो रही है ऐसे ही किसी एक व्यक्ति की, कहा जा रहा है कि उसको पसंद है यार, उसको बहुत ज्यादा पसंद है हर तरह के एक्टिविटीज में, हर तरह के एक्टिविटीज में शामिल होना, सम्मिलित होना। आगे बढ़ते हैं, इडियम नंबर 205 एवरीवन, हेड्स विल रूल। हेड्स विल रूल। अब इसका तो शब्दार्थ हो जाएगा कि हेड्स यानी सिर, यानी मुंडियां रोल करेंगी, लुढ़केंगी, है ना। अब भाई भावार्थ क्या होता है उसको भी सुन लेते हैं, टू बी सीवियरली पनिश्ड और लूज वंस जॉब्स।
टू बी सीवियरली पनिश्ड, टू बी सीवियरली पनिश्ड यानी सख्ती से दंडित किया जाना, बहुत कड़ी सजा मिलना पाना, ये मतलब होता है किसका, हेड्स विल रूल का, ठीक है। या फिर लूज वंस जॉब, इतनी सख्त सजा पाना, इतनी सख्त सजा पाना कि अपना जॉब ही लूज कर बैठना, है ना, अपनी नौकरी ही खो बैठना, ठीक है। अब ना पहले कनेक्शन समझ लेते हैं शब्दार्थ का भावार्थ से, फिर एग्जाम्पल सेंटेंस पर आएंगे। तो कनेक्शन क्या है भाई, देखिए बात पुराने दिनों की ही है जब लोगों को पनिशमेंट देने के लिए उनके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था, जब उनके सर को काट दिया जाता था, ठीक है। जब उनका सर धड़ से अलग हो जाएगा, काट दिया जाएगा लिटरली, तो वो जो मुंडी है, वो जो सर है, वो जमीन पे जब गिरेगा तो उसके बाद वो लुढ़केगा बॉल के जैसा, जैसे बॉल रोल करता है फ्लैट, है ना, जमीन पर। तो भाई मुंडिया लुढ़क रही है, मतलब किसी को सजा दी गई, इतनी कड़ी सजा दी गई है कि उसका सर ही काट दिया गया है। तो बस क्या था, वो जो प्रैक्टिस था पर्याय बन गया, प्रतीक बन गया, बहुत कड़ी सजा देने का, बहुत कड़ा दंड देने का, है ना, इतना कड़ा दंड देने का कि आपकी नौकरी चली गई, या आपकी बर्खास्तगी हो गई, या फिर आपका तबादला कर दिया गया। एग्जाम्पल देखते हैं, हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल मतलब क्या, सजा दी जाएगी। व्हेन द प्रिंसिपल सीज द डैमेज्ड क्लासरूम, तो जब प्रधानाचार्य महोदय आएंगे और क्लासरूम को इस हालात में पाएंगे कि सब कुछ डैमेज्ड है, क्षतिग्रस्त है, तो वो भाई सीवियरली पनिश करेंगे जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसको वो रिस्पॉन्सिबल पाएंगे। तो हेड्स विल रोल मतलब कड़ी से कड़ी सजा दंड दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 206 एवरीवन, हार्ट टू हार्ट टॉक। हार्ट टू हार्ट टॉक, तो हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब होता है फ्रैंक टॉक। टॉक मतलब कॉन्वर्सेशन, बातचीत, ठीक है। अ फ्रैंक टॉक मतलब बिल्कुल स्पष्ट बात, ऑनेस्ट टॉक, है ना, तो जो बात भी होगी ना वो सही होगी, सच्ची होगी, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, वो झूठी नहीं होगी, इधर उधर की बात नहीं होगी। हार्ट टू हार्ट टॉक। एग्जाम्पल एवरीवन, वी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक अबाउट हिज पुअर अटेंडेंस, ठीक है। सो वी हैड अ टॉक मतलब हम लोगों की बातचीत हुई, है ना, हम लोगों ने वार्तालाप किया। और कैसा वार्तालाप किया एवरीवन, तो हमने वार्तालाप किया हार्ट टू हार्ट, यानी फ्रैंक टॉक किया, तो सारी बातें सही हुई, सच्ची हुई, है ना, कोई झूठी बात नहीं हुई। तो उसके पुअर अटेंडेंस को लेकर, है ना, वो उतना ज़्यादा अटेंड नहीं करता था क्लासेस को या मीटिंग्स को या ऑफिस को, तो उसके पुअर अटेंडेंस को लेकर हमने हार्ट टू हार्ट टॉक किया कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो अटेंड नहीं कर रहा है क्लासेस को या ऑफिस को प्रॉपरली, रेगुलरली, ठीक है। चलो आगे हम लोग 207th ईडियम पर, जो कि है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क, तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है एवरीवन वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। टास्क मतलब वर्क, जॉब, कार्य, काम, ठीक है। और हरक्यूलियन का मतलब हो गया वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा कठिन कार्य, है ना। तो बहुत ज्यादा कठिन कार्य को एवरीवन हम इडियम के फॉर्म में, मुहावरे के रूप में हरक्यूलियन टास्क भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बनने के पीछे की क्या कहानी है, इस इडियम के बनने के पीछे की कहानी क्या है, सुने। तो हरक्यूलिस एवरीवन, हरक्यूलिस नाम का एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है, एक पात्र है ग्रीक माइथोलॉजी में और रोमन माइथोलॉजी में। ऐसा माना जाता है कि ये जो कैरेक्टर है, ये सन था, ये बेटा था, ये पुत्र था भगवान जीएस का, भगवान जीएस का, ठीक है। जीएस नाम का भी एक कैरेक्टर है, वो गॉड होते हैं। लेकिन ये जो पुत्र हुआ, ये पैदा हुआ जब भगवान जीएस ने शादी की एक मॉर्टल वुमन से, है ना। उन्होंने जब एक आम इंसान से शादी की तो ये पैदा हुआ, मतलब माना जाता है कि वो अवैध संतान थे, नाजायज संतान थे भगवान जीएस के, ठीक है। तो जो भगवान जीएस की रानी थी, है ना, हेरा, जो भगवान जीएस की रानी थी हेरा, उनको जब ये बात पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुई, बहुत गुस्से में आई कि उन्होंने किसी दूसरी स्त्री से शादी कर लिया है और फिर उनका एक नाजायज बेटा भी है, ठीक है। तो जब से जन्म हुआ था हरक्यूलिस से, तब से वो जो गॉडेस थी, वो जो भगवती थी हेरा, बहुत कष्ट दे रही थी हरक्यूलिस को,
है ना, लेकिन वो सारे कष्टों को पार करते जा रहा था, बड़ा होता है और उसको बहुत सारे भगवान का आशीर्वाद मिलता है और वो बहुत शक्तिशाली भी बन जाता है। फिर हरक्यूलिस को बहुत बाद में 12 इम्पॉसिबल टास्क सौंपे जाते हैं, 12 इम्पॉसिबल असंभव कार्य सौंपे जाते हैं, ठीक है। और उन 12 इम्पॉसिबल टास्क को हरक्यूलिस अकम्प्लिश करता है, पूरा करता है, कंप्लीट करता है, फिनिश करता है। बस क्या था, उसके बाद से कोई भी डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल टास्क होता था तो उसको हरक्यूलियन टास्क कह के नवाजा जाता था, ठीक है एवरीवन। तो हरक्यूलियन टास्क यानी वेरी डिफिकल्ट टास्क। आइए इस इडियम को, इस फ्रेज को एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं, मीनिंग और ज्यादा क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल एवरीवन, ड्यूरिंग द पैंडेमिक वेयरिंग अ मास्क फॉर अस वाज अ हरक्यूलियन टास्क, ठीक है। तो पैंडेमिक के दौरान घंटों मास्क पहने रहना, है ना, नकाब पहने रहना, क्या था, हरक्यूलियन टास्क था, है ना। अभी तो आप सब ने इस हरक्यूलियन टास्क को परफॉर्म किया होगा, है ना, घंटों मास्क पहने रहते होंगे आप, और ये किसी भी मायने में इजी नहीं था, हम उसको हरक्यूलियन टास्क ही कहेंगे। सो एवरीवन, ये था इडियम नंबर 207, हरक्यूलियन टास्क। ओके एवरीवन, इडियम नंबर 208 है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई, है ना, हाई मतलब ऊंचा, ड्राई मतलब सूखा हुआ, ठीक है। तो हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है, स्ट्रैंडर्ड, विदाउट हेल्प और होप ऑफ रिकवरी, है ना। स्ट्रैंडर्ड मतलब अलग थलग, है ना, बिना किसी मदद के या बिना किसी रिकवरी के उम्मीद के, मतलब अलग थलग छोड़ दिया जाना, मुसीबत में छोड़ दिया जाना, ये मतलब होता है हाई एंड ड्राई का। अब समझिए कि जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये जो इडियम है, उसका उस मीनिंग के साथ क्या कनेक्शन है, मतलब कैसे ये मीनिंग आया। देखिए ये जो टर्म है हाई एंड ड्राई, ये शिप के लिए इस्तेमाल होता है ना, जहाज के लिए इस्तेमाल होता है, उन जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको बीच कर दिया गया है। बीच कर दिया गया है मतलब उनको किनारे लाके खड़ा कर दिया गया है समुद्र के, ठीक है। और ड्राई का मतलब सूखा हुआ होता है। अब ड्राई कहने का मतलब हो गया है कि वो कुछ समय से किनारे लाके खड़ा किए गए हैं और आगे भी ऐसे ही वो खड़े रहेंगे, मतलब उनको यूज़ नहीं किया जाएगा, वहाँ तक कोई जाएगा नहीं। तो बस क्या था, अब ये जो चीज़ है, ये जो इडियम है, ये यूज़ होने लग गया पर्सन के लिए, है ना, ह्यूमन बींग्स के लिए, जिनको ऐसे किसी सिचुएशन में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उनको कोई हेल्प नहीं करता है, जहाँ पर वो अलग थलग हो जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते, कठिनाई में पड़ जाते। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर होगा मीनिंग। वी वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई विदाउट एनी मनी और क्रेडिट कार्ड्स। देखिए अब पर्सन के लिए यूज़ हुआ ये, है ना, एक्चुअली ये यूज़ होता है किसके लिए, शिप के लिए, लेकिन अब ये पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है ना। तो जैसे जहाज को किनारे लाके छोड़ दिया जाता है, वैसे ही पर्सन के बारे में भी यूज़ होता है कि हम लोगों को अलग थलग छोड़ दिया गया, मुसीबत में डाल के छोड़ दिया गया, ना तो हमारे पास कोई पैसा था, ना ही हमारे पास क्रेडिट कार्ड था। आगे बढ़ते, इडियम नंबर 209 एवरीवन, हॉब्सन्स चॉइस, है ना। हॉब्सन्स चॉइस मतलब वो चॉइस, वो ऑप्शन, वो विकल्प जो हॉब्सन के द्वारा दिया जाता था, है ना। अब पहले कहानी सुन लीजिए, फिर मीनिंग पर आते हैं, फिर एग्जाम्पल पर भी आ जाएंगे। तो एवरीवन, थॉमस हॉब्सन नाम का एक व्यक्ति था। थॉमस हॉब्सन नाम का एक व्यक्ति था। ये इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में रहते थे, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में रहते थे, और ये स्टेबल ओनर थे। ये स्टेबल ओनर थे मतलब इनके पास बहुत सारे हॉर्सेस थे, घोड़े थे, और इनका काम था घोड़ों को उधार देना लोगों को। तो ये क्या करते थे, इनकी आदत होती थी कि अगर कोई व्यक्ति आया इनके पास हॉर्सेस को हायर करने, घोड़े को उधार लेने, तो ये पहले से ही जो डोर होता था, दरवाज़ा होता था, वहाँ पर एक घोड़ा बांध के रखते थे और कहते थे लोगों को कि वही घोड़ा लेकर जाओ, है ना, तुम्हें और दूसरा कोई घोड़ा नहीं मिलेगा, है ना, वो लेके जाना है तो लेके जाओ, नहीं तो दूसरा घोड़ा नहीं मिलेगा। हालांकि और भी हॉर्सेस होते थे वहाँ पे, है ना, ऑप्शंस वहाँ पे लोगों के पास था, लेकिन ये हॉब्सन नाम का जो व्यक्ति था वो देता नहीं था ऑप्शन। तो ऑप्शन है भी नहीं भी है, जब आपको एक ही चीज़ चुननी हुई तो चॉइस कहाँ रहा, ऑप्शन कहाँ रहा, विकल्प कहाँ रहा। और ऑप्शन ऐसा इसलिए करते थे
ताकि जो सबसे अच्छा हॉर्स है उसको लोग बार बार यूज़ ना करें। नहीं तो होता क्या था कि जो सबसे अच्छे हॉर्सेस होते थे वो ओवर यूज़ होते थे। तो बस अपने अच्छे हॉर्सेस को, बेस्ट हॉर्सेस को ओवर यूज से बचाने के लिए वो ऐसा करते थे। और क्या था उनका ये जो एक्ट था, उनकी जो एक्टिविटी थी वो ईडियम का शक्ल ले लेती है। ऑप्शन चॉइस मतलब द ऑप्शन ऑफ टेकिंग द वन थिंग ऑफर्ड और नथिंग। विकल्प है सिर्फ एक चीज का। अब एक चीज का विकल्प थोड़ी कोई विकल्प होता है, तो एक चीज लीजिए या फिर कुछ मत लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सेंटेंस है दिस इज अ डर्टी होटल but it's option choice, either be in this room or out on the street। ठीक है एवरीवन, क्या कहा जा रहा है एग्जाम्पल में कि ये होटल बहुत गंदा है, लेकिन ऑप्शन चॉइस है, या तो इस होटल में रुको नहीं तो जाके सड़क पे रहो। तो और कोई ऑप्शन नहीं, या तो ये होटल नहीं तो फिर कोई होटल नहीं। आगे बढ़ते हैं एवरीवन। इडियम नंबर 210 है होल्ड वंस टंग, है ना। होल्ड वंस टंग मतलब अपने जबान को पकड़ना। जबान को पकड़ना मतलब चुप रहना, शांत रहना, मुंह बंद रखना। टू बी साइलेंट। एग्जाम्पल है यू नीड टू होल्ड योर टंग व्हाइल द प्रिंसिपल इज टॉकिंग ड्यूरिंग असेंबली। क्या मतलब हुआ एवरीवन कि जब प्रधानाचार्य महोदय असेंबली के दौरान बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो आपको शांत रहने की जरूरत है, चुप रहने की जरूरत है, मुंह बंद रखने की जरूरत है। तो होल्ड योर टंग यानी टू बी साइलेंट। यू नीड टू होल्ड योर टंग मीन्स यू नीड टू बी साइलेंट। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। 211 इल एट ईज। इल एट ईज का मतलब होता है टू बी नर्वस, नर्वस होना, घबराया हुआ होना, है ना। टू बी अनकंफर्टेबल, टू बी अनकंफर्टेबल इमोशनली, ठीक है, इन साइकोलॉजिकल सेंस। ठीक है, वही नर्वस, घबराया हुआ होना, बेचैन होना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही लुक्ड इल एट ईज इन द रूम फुल ऑफ रिपोर्टर्स। ध्यान दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल सेंटेंस में मैंने सीडियम को यूज किया है और इसका मतलब क्या है कि वो कमरा जिसमें बहुत सारे रिपोर्टर थे वहां पर वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिजिकली नहीं, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, है ना, नर्वस फील कर रहा था, घबराया हुआ था बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखकर। आगे बढ़ते हैं। 212 एवरीवन इन डीप वाटर। अब इसका शब्दार्थ हो जाएगा गहरे पानी में। अब यहाँ पे जो वाटर है, पानी है, प्रतीक है मुसीबत का, कठिनाई का, परेशानी का। सो इन डीप वाटर मतलब इन ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत बड़ी मुश्किल में होना, है ना, बहुत बड़े परेशानी में होना। एग्जाम्पल द कैंडिडेट इज इन डीप वाटर आफ्टर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ही हैड लाइड इन रिपोर्ट। क्या मतलब हुआ भैया इसका कि कैंडिडेट यानी उम्मीदवार, पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट, उसने झूठ बोला था रिपोर्ट में। अब ये जब पता चल गया सबको तो वो भारी मुसीबत में पड़ गया है ना। अब उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब उसने जो ये गलत काम किया है झूठ बोलने का, उसको अब सजा मिलेगी, मुसीबत में है वो, परेशानी में है वो। चलिए 213 एवरीवन इन द निक ऑफ टाइम। ये है इडियम हमारा इन द निक ऑफ टाइम। इसका मीनिंग होता है सिंपल वर्ड्स में जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय पर, है ना, एन वक्त पर। मतलब अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो काम हमारा खराब हो जाता। इन द निक ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, द एम्बुलेंस अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। इफ इट हैड बीन 5 minutes later ही वुड हैव डाइड। समझ रहे हैं ना, एम्बुलेंस पहुंचा, कब पहुंचा? इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय पर पहुंचा। अगर 5 मिनट भी लेट होता एम्बुलेंस को आने में तो वो व्यक्ति जो घायल था, जो जख्मी था, है ना, वो उसकी मौत हो गई होती, हो सकती है कि उसकी मौत हो जाती। सो इन द निक ऑफ टाइम एवरीवन, जस्ट इन टाइम, ठीक समय पर। ठीक है, सुन रहे, समझ रहे हैं, इन द निक ऑफ टाइम। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले इडियम्स को देखेंगे। ओके एवरीवन, इडियम नंबर 214 है इन द सूप। इन द सूप इसका मतलब होता है टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन।
इन द सूप यानी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी मुश्किल कठिन परिस्थिति में होना, किसी परेशानी में होना। ठीक है एवरीवन। सूप तो आप जानते हैं एक लिक्विड डिश होता है। अब उसमें सपोज करें कि आप गिर जाते हैं, है ना, बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें सूप है, गर्म सूप है, उसमें आप गिर जाते हैं, तो आप किसी अच्छे सिचुएशन में तो नहीं होंगे। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं उसके भावार्थ को। तो इन द सूप यानी टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल परिस्थिति में होना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई टोल्ड हर नॉट टू सेंड दैट ईमेल बट शी वुड नॉट लिसन टू मी एंड नाउ शी इज इन द सूप। ध्यान दे रहे एवरीवन, इस एग्जाम्पल सेंटेंस में वो इडियम यूज हुआ है। क्या मतलब हुआ इस पूरे एग्जाम्पल सेंटेंस का, कि मैंने उसको कहा था कि वो ईमेल मत भेजना, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी मेरी, उसने मुझे सुना नहीं, उसने ईमेल भेज दिया है, अब वो सूप में पड़ गई है, मतलब मुश्किल परिस्थिति में पड़ गई है। आगे बढ़ते हैं। 215th इडियम एवरीवन, इन द टीथ ऑफ समथिंग। इन द टीथ ऑफ समथिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग या अगेंस्ट समथिंग, है ना, किसी चीज के बावजूद, किसी चीज के विरोध में, किसी चीज के खिलाफ। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द रोड वॉज बिल्ट इन द टीथ ऑफ फियर्स ऑपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है। पब्लिक यानी जनता, है ना, फियर्सली अपोज कर रही थी, है ना, घोर विरोध कर रही थी, उसके बावजूद, है ना, उनके विरोध के खिलाफ रोड को बिल्ड किया गया, सड़क को बनाया गया। ठीक है, ये मतलब हुआ एवरीवन। तो इन द टीथ ऑफ समथिंग यानी इन स्पाइट ऑफ समथिंग, अगेंस्ट समथिंग, है ना। इन द टीथ ऑफ फियर्स ऑपोजिशन यानी इन स्पाइट ऑफ फियर्स ऑपोजिशन। 216th इडियम कौन है, क्या है भाई? ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक का मतलब होता है मीनिंगलेस एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल, है ना। मीनिंगलेस मतलब निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई माने नहीं है। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब नॉट अंडरस्टैंडेबल, जो समझ में आने लायक नहीं है। ऑब्वियस है, मीनिंगलेस है तो समझ में आने लायक वो होगा नहीं। ठीक है, समझ में आने योग्य वो होगा नहीं। अब देखिए, आप इस इडियम के मीनिंग को ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। हम सब इंडियंस हैं, है ना, हमारी मदर टंग हिंदी है, या हमारा अपना कोई एक रीजनल लैंग्वेज होता है स्टेट के अनुसार, हमारे लोकेलिटी के अनुसार, और हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश समझ रहे हैं, तो इंग्लिश पढ़ते समझते हैं हम लोग। लेकिन अगर कोई आके ग्रीक में हमसे बात करे, यूनानी भाषा में बात करे, है ना, या ग्रीक लिखने को बोले, तो क्या वो हमें समझ में आएगा? वो तो मीनिंगलेस लिखेगा। तो हमारे लिए ग्रीक क्या है? मीनिंगलेस है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, नॉट अंडरस्टैंडेबल है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड्स वर हैविंग ए डिस्कशन अबाउट द फ्यूचर एंड द फाइनेंशियल मार्केट्स बट इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी। ध्यान दिया आपने? इस एग्जाम्पल सेंटेंस में वो इडियम, वो फ्रेज यूज हुआ, ऑल ग्रीक। क्या मतलब हुआ पूरे वाक्य का? कि मेरे दोस्त डिस्कशन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बड़ी चर्चा कर रहे थे। किस चीज के ऊपर? तो भविष्य के ऊपर, है ना, और फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, परिचर्चा कर रहे थे। और ये सारी चीजें मुझे मीनिंगलेस लग रही थी और इनकॉम्प्रिहेंसिबल लग रही थी, क्योंकि मैं फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ जानता बूझता समझता नहीं हूँ। तो कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को अगर जानता बूझता समझता नहीं है, तो वो चीज़ उसको इनकॉम्प्रिहेंसिबल लगेगी, मीनिंगलेस लगेगी, ग्रीक लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 217th इडियम है एवरीवन, कीप एट बे, या इसको कह सकते हैं होल्ड एट बे। कीप एट बे या होल्ड एट बे। सबसे जरूरी है समझना कि यहाँ पे बे का मतलब क्या है। तो यहाँ पे बे का मतलब है बार्क एंड हाउल। यहाँ पे BAY बे का मतलब है बार्क एंड हाउल, भौंकना, है ना, भौंकना, गुर्राना, जो कि कुत्ते की आवाज होती है। समझ रहे हैं? ओके, सो पहले इसका मीनिंग समझते हैं, फिर उसका कनेक्शन समझेंगे। तो कीप एट बे का मतलब होता है एवरीवन प्रिवेंट समथिंग और समबडी अनप्लेजेंट फ्रॉम कमिंग नियर। ठीक है, तो किसी चीज को या किसी व्यक्ति को, किसी अप्रिय, किसी हानिकारक चीज को या व्यक्ति को नजदीक आने से रोकना, है ना। क्योंकि अगर वो चीज या वो व्यक्ति आपके नजदीक आ गया तो फिर वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको हानि पहुंचाएगा, आपको खतरे में डालेगा।
ठीक है एवरीवन। सो कीप एट बे मतलब मुसीबत परेशानी से दूर रहना, उसको नजदीक न आने देना। एग्जाम्पल देखते हैं, गुड न्यूट्रिशन विल हेल्प कीप कोविड-19 एट बे। ठीक है, देखा आपने, इस्तेमाल हुआ किसका, ईडीएम का। कौन से ईडीएम का, कीप एट बे का। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, अच्छा आहार लेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे तो कोविड-19 आपसे कोसों दूर रहेगा, कोविड-19 आपके नज़दीक नहीं आएगा और फिर आपको कोई नुकसान हानि नहीं होगी। अब समझिए उसके बनने के पीछे की कहानी। देखिए एवरीवन, बात है उस ज़माने की जब कुत्तों के एक पैक को, कुत्तों के एक झुंड को रखा जाता था शिकार करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी शिकार मिल गया, कोई भी शिकार जानवर मिल गया तो उसके पीछे कुत्ते भाग रहे हैं, है ना, बहुत भागे और अगर वो उनको पकड़ नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, तो फिर वो भौंकने लगते हैं, भौंक के बुलाने लगते हैं अपने मालिक को, ओनर को बुलाने लगते हैं कि वो आए और उस शिकार को, उस क्वेरी को वो शूट करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बे है इस्तेमाल हो रहा है डॉग्स की आवाज़ के लिए, और वो भौंकते हैं, भौंक के अपने मालिक को बुलाते हैं ताकि उनके मालिक आएँ और उन एनिमल्स को जो कि जिनका शिकार करना उनको वो शूट करें। ठीक है, तो कीप एट बे मतलब भौंकते रहना ताकि जो मुसीबत है, जो अप्रिय चीज़ है, हानिकारक चीज़ है, वो आपसे दूर रहे। 280th इडियम एवरीवन, किक द बकेट। अब यहाँ पे इस इडियम में बकेट का मतलब बाल्टी नहीं है, बकेट का मतलब जब ये इडियम बना था उस ज़माने में वुडन फ्रेम भी होता था, वुडन फ्रेम, लकड़ी का ढांचा, वुडन फ्रेम जिसमें जानवरों को उल्टा लटकाते थे, पैर ऊपर करके सिर नीचे करके लटकाते थे, उनको स्लाफ्टर करने के पहले, है ना, उनकी बलि देने के पहले, उनकी हत्या करने के पहले। ठीक है एवरीवन, बुचर खाने में तो उनके पैर ऊपर होते थे, सिर नीचे होते थे, और जब उनकी हत्या कर दी जाती थी किसी भी तरीके से तो वो छटपटाते थे, और छटपटाहट में क्या करते होंगे, उस वुडन फ्रेम को, उस लकड़ी के ढांचे को अपने पैर से किक करते होंगे। किक किया उन्होंने, और जो आखिरी किक होता होगा मतलब उनकी डेथ हो गई। तो किक द बकेट यानी टू डाई। किक द बकेट का मतलब होता है सिंपल वर्ड में टू डाई, मर जाना, मौत हो जाना। एग्जाम्पल देखिए, ऑल द फिश in my aquarium kicked the bucket when we went on a vacation। तो जब हम लोग वेकेशन पे गए थे, छुट्टी पे गए थे, तो मेरे एक्वेरियम के सारे फिश मर गए, है ना। अल्लाह को